Jai Hind, hello and welcome to this session of Contemporary Thrust which is powered by Growth Mode UPSC. I am ध्रुव जानी। दोस्तों, आज के इस सेशन का जो आधार है वह दरअसल हाल ही में जो एशियन सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 2020 को उसका आधार लिया गया है और उस आधार पर हम लोग इसके संदर्भ में जो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसकी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यह जो समिट था, यह जो शिखर सम्मेलन थी वह 17th थी और हाल ही में कोरोना महामारी के कारण वर्चुअली जो है संपन्न हुई थी, फिजिकली समिट नहीं हुई थी। उसके साथ साथ हम लोग आसियान उद्भव व विकास देखेंगे कि पूरा जो संगठन है, ये जो प्रादेशिक एक शक्तिशाली संगठन है, इसका दरअसल उद्भव कैसे हुआ, इसके उद्भव के पीछे किन किन राष्ट्रों का हाथ है, यानी कि कौन इसके फाउंडिंग फादर्स है, और उसके बाद इसका जो विकास है वो भी कैसे हुआ वो भी देखेंगे। भारत आसियान का जो परिप्रेक्ष्य है वो भी देखेंगे, उसका भी अभ्यास करेंगे जो हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ पूरे एशियन संगठन में या एशियन की जो रणनीति है वह रणनीति में भारत जो है उसकी क्या भूमिका रहेगी उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, ये जो आसियान है यह एक्रोनिम है, यह हमें मालूम है, और इसका फुल फॉर्म जो है यह होता है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्र है उन राष्ट्रों का एक संगठन है, एक प्रादेशिक संगठन है। हालांकि थोड़ा शक्तिशाली है और शक्तिशाली होता जा रहा है, तो इसी का जो है एक्रोनिम बनाकर यह पूरे संगठन का नाम आज हम इसे आसियान के नाम से पहचानते हैं। शुरुआती समय में 5 देशों के द्वारा यह जो संगठन है उसकी स्थापना हुई थी और बाद में इसमें इजाफा किया गया और जो इसकी जो मेंबरशिप है वह डबल कर दी गई, जिसका जिक्र हम लोग आगे देखेंगे। जैसे कि आप कवर देख रहे हैं, कवर में बीच में हमारे प्रधानमंत्री मौजूद है और साथ ही आजू बाजू में उसके जो आसियान सभ्य देश है उसके राष्ट्र प्रमुख है और वर्चुअली समिट में ये सब लोग हिस्सा ले रहे हैं। ये जो फोटोग्राफ हम लोग देख रहे हैं यह एशियन का जो है सिंबल है which represents the entire Asian countries। एशियन तो कहना उचित नहीं रहेगा, इसे हम लोग आसियान ही कह सकते हैं। तो देखते हैं हमारा आज का जो सेशन है जिसकी शुरुआत हम लोग अबाउट आसियान से करेंगे कि दरअसल यह संगठन जो है वो क्या है, कैसा है। देखते हैं, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इज ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि प्रादेशिक एक प्रदेश तक सीमित है, which was established to promote political and social stability amid rising tensions among Asia's Pacific post-colonial state। देखिए, यह एशिया पैसिफिक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में कई सारे राज्यों का नाम आता है, मगर जो राज्य एकदम यह पूरी श्रृंखला में एकदम पहले क्रमांक पे है वह चाइना है। और चाइना के पावर को ही काउंटर करने के लिए, चाइना की बढ़ते प्रभाव को ही काउंटर करने के लिए यह जो पूरा का पूरा संगठन है उसका उद्भव हुआ था, ऐसा हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो चाइना जो है, या आप कह लीजिए चाइनाज पॉलिसी कह लीजिए, चाइनाज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी कह लीजिए, ये इसका आधार स्तंभ है यह पूरे संगठन का, पूरे आसियान समूह का। नीचे हमें हिंदी भी दिया गया है मगर हम लोग हमारा जो रेफरेंस है वह इंग्लिश में करेंगे। द मोटो ऑफ आसियान इज वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। वन विजन वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी, यानी कि एक दृष्टि, एक ओळख और एक जो है वह समुदाय। इन सब राष्ट्रों के बीच में एक एकता की जो भावना है उसका जन्म हुआ और उसको वेग मिला, वो भावना जो है वह विकसित हुई और इस वेग का कारण जो है वह सिर्फ और सिर्फ चाइना है। चाइना इज द सोल रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आसियान कम्युनिटी। 8 अगस्त इज ऑब्जर्व्ड एज आसियान डे, ये हमें याद रखना है। 8वीं अगस्त जो है वह आसियान डे के तौर पर मनाई जाती है। आसियान का सेक्रेटरीट आजकल जकार्ता में है जो कि इंडोनेशिया स्थित है और इंडोनेशिया भी एक इसका सभ्य देश ही है। देखते हैं इसके मेंबर नेशंस कितने हैं। देखिए, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपाइंस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, उसके बाद ब्रुनेई है, वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है और कंबोडिया है। देखिए, जहां से मैंने यह कट लगाया है, प्रथम जो 5 राष्ट्र है वे राष्ट्र फाउंडिंग फादर्स है। इन लोगों के द्वारा यह आसियान का बीज जो है वह बुनाया गया था। बाद में इन लोगों को ऐड कर लिया गया, इन राष्ट्रों को ऐड कर लिया गया। तो फाउंडिंग फादर्स अगर हमें पूछा जाए तो हम लोग इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर और थाईलैंड तक बता सकते हैं। मगर आज के समय जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स पूछे जाए
तो या टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज पूछा जाए तो हम लोग आखिरी के 5 का भी समावेशन कर सकते हैं, ये हमें याद रहना चाहिए। देखिए मैप में अगर हम देखें तो यह अगर पृथ्वी का गोला समझ ले तो जो ये सब देश है, ये सब एरिया है, ये एरिया के समय आसियान देशों का है, क्योंकि एक एशिया स्थित संगठन है और एशिया के साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशिया में जो है यह फैला हुआ है। इन देशों के बीच का एक प्रादेशिक संगठन कह लीजिए। देखिए हमारे पास एक मैप है जिसमें हम लोग इसके सभी राष्ट्रों को देख सकते हैं आसानी से। देखिए म्यांमार है, म्यांमार जो हमारा पड़ोसी है, यहाँ भारत है। इसके बाद थाईलैंड है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वियतनाम है, लाओस, फिलीपींस है और ब्रुनेई है। ब्रुनेई दारुसलाम है। ठीक है, तो ये इसके सभी राष्ट्र है और धीरे धीरे जो है यह पूरा का पूरा जो संगठन है वो एकदम शक्तिशाली बनता जा रहा है और विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इन लोगों को मालूम पड़ गया कि अगर चाइना को काउंटर करना है, चाइना के स्पर्धा में हमें उतरना है, चाइना के सामने में टिकना है, तो हम सबको एक ही होना पड़ेगा और हम सबको हमारे बीच का जो भेदभाव है वह खत्म करके हमें एकजुट होकर चाइना के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। वही एक रास्ता है और इन लोगों ने किया। देखिए अगर टाइमलाइन की बात करें इस पूरे संगठन के टाइमलाइन की, तो 1960 के दशक से यह गतिविधि जो है इसकी शुरुआत हो चुकी थी और चाइना का जो बढ़ता जो प्रभाव था पूरे क्षेत्र में, बढ़ता जो क्षेत्रीय प्रभाव था, उसको कम करने के लिए इन सब देशों को एकजुट होना ही पड़ा और साथ में कोई कदम उठाना ही पड़ा। तो 1967 में सबसे प्रथम इसका गठन हो गया। 5 मेंबर्स जो हमने पहले देखे, जिसमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है और थाईलैंड है, तो उसके उन देशों के द्वारा संगठन का जो है उद्भव हुआ। फिर आगे 1990s में ये जो मेंबरशिप थी 5 राष्ट्रों की, जो फाउंडिंग फादर्स थे, वह डबल कर दी गई। 5 में से 10 सभ्य कर दिए गए, यानी कि 5 राष्ट्रों को ऐड कर दिया गया, जिसमें ब्रुनेई है, म्यांमार है, लाओस है और अन्य 2-3 देश है। उसके बाद 1995 में इन सब राष्ट्रों को ख्याल आया कि अगर हमें शांति से रहना है, अगर हमें जो है विकास करना है, तो हमें हमारा जो स्टेट है वह एकदम शांतिपूर्ण रखना होगा, हमारा क्षेत्र है वह शांतिपूर्ण रखना होगा और शांतिपूर्ण रखने के लिए न्यूक्लियर जो है वो यहाँ होना नहीं चाहिए पूरे क्षेत्र में। तो इन लोगों के द्वारा एक न्यूक्लियर फ्री रीजन बनाने की एक मुहिम है, उसकी शुरुआत की गई। इट वॉज इन द ईयर 1995 टू बिकम न्यूक्लियर फ्री। 1995 में इन देशों को लगा कि अगर हमें विकास करना है, अगर हमें व्यापार करना है, अगर हमें हमारी जो मिल्कत है वो बढ़ानी है, अगर समृद्धि लानी है, तो हमें निसंदेह न्यूक्लियर से दूर रहना होगा और पूरे क्षेत्र को न्यूक्लियर रहित रखना होगा। तो इसी के लिए यह मुहिम की शुरुआत 1995 में की गई। फिर उसके बाद 1997 में एक आसियान विजन डॉक्यूमेंट जो होता है वह एडॉप्ट कर लिया गया कि हम लोग हमारी जो आगे की जो रणनीति है वो कुछ इस प्रकार है, और उस रणनीतियों की चर्चा हुई आसियान कैपिटल पर और सभी राष्ट्र देश जो थे वे उन लोगों ने स्वीकार किया कि यस यही हमारा विजन होना चाहिए, और वहाँ से इन लोगों ने अपना जो एक विजन है आसियान 2020 का वो अपनाया। विजन आसियान 2020। उसके बाद 2003 में अब क्या हुआ, 2003 में राष्ट्र जो देश थे
सभ्य देश थे, सभ्य राष्ट्र थे, उन लोगों को लगने लगा कि चाइना जो है वो अब जो है एकदम लिमिट से बाहर जा रहा है और उसका जो कद है वो भी निरंतर बढ़ता जा रहा है चाइना का, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो मिलिट्री दृष्टि से हो। और यह जो बढ़ता कद था चाइना का, वो दरअसल इन राष्ट्रों के लिए, एकदम छोटे छोटे राष्ट्रों के लिए एक सरदर्द बनता जा रहा था। उनकी जो सॉवरेनिटी थी वो वायोलेंट होती थी चाइना के द्वारा, उनकी इंटीग्रिटी थी वो भी वायोलेंट होती थी चाइना के द्वारा, नावेंदन। तो इसी से बचने के लिए इन लोगों ने एक समुदाय की भावना जो है उसको प्रमोट करने की शुरुआत की। और ये जो साथी देश है वे सब मानते हैं कि हम लोग एक ही समुदाय है, हमारा एक ही मकसद है, हमारा एक ही उद्देश्य है। तो यही जो आइडिया था वो 2003 से शुरू हुआ, यह हमें याद रखना है। टू प्रमोट आसियान कम्युनिटी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो 1967 की यह जो गठन प्रक्रिया थी पूरे आसियान संगठन की, वह दरअसल बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से जानी जाती है। ये हमें याद रखना है, बैंकॉक डिक्लेरेशन। क्योंकि बैंकॉक स्थित, बैंकॉक के शहर में, थाईलैंड के बैंकॉक के शहर में यह पूरी की पूरी जो प्रक्रिया थी वह हुई थी, तो उसे बैंकॉक डिक्लेरेशन कहा जाता है। ये हमें याद रखना है, दोनों जो है याद रखना है, हमें साल भी याद रखनी है कब इसका जो है इसकी शुरुआत हुई या इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और किस एग्रीमेंट के तहत यह जो शुरुआत है वह आसियान की हुई थी या एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। उसके बाद 2007 में यहाँ से 2007 में अब यही आसियान कम्युनिटी को मजबूत बनाने की मुहिम जो है वो आगे चलानी थी। तो इसी के तहत इस कम्युनिटी को, इस समुदाय को और मजबूती देने के लिए 2007 में जो है एक और डिक्लेरेशन हुआ, और उसका नाम जो है वह है सीबू डिक्लेरेशन। और मजबूती देने का उद्देश्य था यह पूरी कम्युनिटी को, और पूरी कम्युनिटी को पूरे क्षेत्र में अलग अलग जो देश है, अलग अलग सभ्य है, इन सब सभ्य के जो व्यक्ति थे या इन सब सभ्य के जो समुदाय थे, सभी राष्ट्रों के, उन समुदायों को एक करने की मुहिम जो है वो यहाँ से स्ट्रॉन्ग की गई और तेजी से जो है करनी थी। उसके बाद 2008 में एक महत्वपूर्ण घटना जो है वह घटी आसियान के संदर्भ में। यहाँ से चार्टर की शुरुआत हो गई 2008 से, यानी कि अब तक जो था आसियान या आसियान के जो रूल्स रेगुलेशंस थे वे वॉलंटरी थे, वे स्वैच्छिक थे, किसी के भी ऊपर ये जो है दे वर नॉट बाइंडिंग ऑन एनी मेंबर नेशन। बट फ्रॉम 2008 आसियान अडॉप्टेड ए चार्टर विच मीन्स इट बिकेम ए लीगल डॉक्यूमेंट, इट वाज बाइंड ऑन द मेंबर नेशंस। यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन गया कि अब यह राष्ट्र जो थे वे इस एग्रीमेंट से बंध गए, इस समझौती से बंध गए। इस समझौती का जो है उल्लंघन अब वे नहीं कर सकते थे, आज तक कर सकते थे। 2018 तक they were able to जो है not follow the rules and regulations which are prescribed in the ASEAN, but as it became charter, as it became a legally binding document, now it's not possible for the member nations। और आखिरी में उसके बाद 2015 में लॉन्च ऑफ आसियान कम्युनिटी, ये हमें याद रखना है। जिस कम्युनिटी कितने सालों से ये लोग जो थे वे, या ये सभी राष्ट्र जो थे वे कोशिश कर रहे थे कि एक कम्युनिटी जो है वो हमारे पास होनी चाहिए और एक ही कम्युनिटी के हम सब है, उसका जो लॉन्चिंग है वह जाके 2015 में संपन्न हुआ। और एक बात हमें याद रखनी है कि आसियान की हर एक जो है कदम, आसियान का हर एक स्टेप जो है वो चाइना को, चाइना के प्रभाव को, चाइना की शक्ति को काउंटर करने के लिए होता है। क्योंकि ये लोग इतने समीप में है चाइना के कि दे आर इन ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड दे आर एक्चुअली हॉस्टाइल नेशंस। ये लोग चाइना से जो है, चाइना की जो दहशतगर्दी है उससे पीड़ित राष्ट्र है, और उस दहशतगर्दी से बचने के लिए इन लोगों ने एक सामूहिक रूप से एक उपाय ढूंढने का प्रयास किया है जिसका नाम आसियान है। तो ये हुई पूरी टाइमलाइन। हमें 2-3-4
इसमें मुद्दे याद रखने हैं। पहला बैंकॉक डिक्लेरेशन याद रखना है 1967 का, उसके बाद उसकी मेंबरशिप डबल कर दी गई, विच मीन्स इट बिकेम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 10 मेंबर्स फ्रॉम 5 विच वर फाउंडिंग वंस। उसके बाद 1995 में न्यूक्लियर फ्री पूरे रीजन को बनाने की मुहिम की शुरुआत की गई। उसके बाद 1997 में विजन अपनाया, विजन आसियान 2020 कैसा होगा हमारा आसियान का क्षेत्र 2020 में। उसके बाद 2003 में एक आसियान कम्युनिटी की जो भावना है वो कल्टीवेट की गई ताकि चाइना को जो है काउंटर आंसर दे सके या दिया जा सके। और उसके बाद 2007 में सेबू डिक्लेरेशन हुआ जिसके तहत यही कम्युनिटी को और मजबूत बनाने की बात की। और उसके बाद 2008 में चार्टर लगा दिए गए, यानी कि इट बिकेम ए लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट ऑन ए मेंबर नेशंस। तो अगर हमें माइलस्टोन की बात करें यहाँ, तो माइलस्टोन में हमें 2-3 साल जो है वे याद रखने हैं जो हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसमें सर्वप्रथम रहेगा हमारा 1967 वाला बैंकॉक डिक्लेरेशन। उसके बाद मेंबरशिप जो है जो बढ़ाई थी या बढ़ोतरी हुई थी वो भी हम लोग कह सकते हैं एक हमारा है न्यूक्लियर फ्री स्टेट। उसके बाद हमें यह विजन याद रखना है। विजन के बाद एशियन कम्युनिटी को छोड़ दीजिए, सिर्फ 2015 ही याद रखे कि लॉन्च किया था, और एक चार्टर याद रखे। तो इतने बिंदु जो है वे हम लोग याद रख सकते हैं, और उसके तहत जो आसियान की जो जर्नी है, जो यात्रा है फ्रॉम इट्स एस्टेब्लिशमेंट टिल डेट, वो हम आसानी से याद रख सकते हैं विथ क्विक हाइलाइट्स। अब आगे हमारा लेक्चर जो है वह कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमने आसियान क्या है वो समझा, उसका उद्भव और उसकी विकास की यात्रा भी देखी। अब हमें उसके उद्देश्य देखने हैं कि किन किन उद्देश्यों को लेकर यह पूरा जो संगठन है वह गठित हुआ था। सबसे प्रथम, टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट फॉर ए प्रॉस्परस एंड ए पीसफुल कम्युनिटी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। देखिए, ये सब वैश्विक स्तर के बड़े बड़े प्रादेशिक संगठन है, तो इन संगठनों की जो भाषा है वह भाषा एग्रेसिव नहीं रहेगी मगर इंक्लूसिव रहेगी, पीसफुल रहेगी। तो हमें यहाँ शब्द से ही समझना है, पीसफुल कम्युनिटी एंड प्रॉस्परस कम्युनिटी, यानी कि दोनों की बात कर रहे हैं। ये इकोनॉमिक एडवांसमेंट की भी बात कर रहे हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और पीस जो है, पीसफुल कम्युनिटी, वहाँ से ये लोग जो है मिलिट्री या वेपन्स की बात कर रहे हैं कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी, हमारी शांति हमें कायम रखनी है, तो हम लोग हथियार भी उठा लेंगे और दुश्मन को मार डालेंगे। क्लियर? तो यहाँ से हमें समझना होगा। उसके बाद, टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। रीजनल पीस, प्रादेशिक शांति व स्थिरता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और चाइना जो है उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है उसके इतिहास में। चाइना जो है वह उसके आसपास के प्रदेश की शांति जो है वह जो है नावेंदन भंग करता आया है, वर्ष में 15 बार 20 बार भंग करता आया है। और ये सब देश तो एकदम छोटे हैं और एकदम चाइना के समीप में है, तो चाइना इसको दबा ही रहा है, इसके ऊपर दादागिरी कर रहा है, इसके ऊपर दहशतगर्दी कर रहा है निसंदेह। थ्रू अबाइडिंग रिस्पेक्ट फॉर जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ एंड अडहेरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस कैरेक्टर। पूर्ण रूप से एकदम अमन चाहने वाला संगठन है आसियान, इसमें हमें कोई शंका नहीं है, और चाइना को ही जवाब देने के लिए, चाइना को ही काउंटर करने के लिए ये बनाया गया है। भारत इसका प्रत्यक्ष सभ्य नहीं है मगर इसका ऑब्जर्वर स्टेट रहा है, और इसकी जो एशियन रीजनल फोरम है, एक आउटलेट है आसियान पूरे संगठन की, उसका भी भारत जो है वह हिस्सा है। ईस्ट एशिया समिट का भी भारत हिस्सा रहा है। To promote active collaboration and mutual assistance on matters of common interest in the economic, social, cultural, technical, scientific and administrative field। तो कोई भी क्षेत्र बाकी नहीं है, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या आर्थिक हो। प्रत्येक क्षेत्र में जो सभ्य देश है वे एक दूसरे को सहकार देंगे, एक दूसरे को साथ देंगे, और उसके सामने जो खतरे रहे हैं वह खतरों का सामना करेंगे। उसके बाद, टू कोलैबोरेट मोर इफेक्टिवली फॉर द ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, द एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड, द इंप्रूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी एंड द राइजिंग ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। ये एक डेवलपमेंट वाली बात है कि एक बार ग्रोथ हो गया तो उसके बाद जो डेवलपमेंट है, जहाँ जो पर कैपिटा इनकम है वो अच्छी हो, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो भी अच्छा हो, जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो भी कम हो। क्लियर? तो उस सब उद्देश्यों का जिक्र जो है वह हमें इस बिंदु में मिलता है।
उसके बाद टू प्रमोट साउथ ईस्ट एशियन स्टडी, साउथ ईस्ट के बारे में दुनिया जाने, साउथ ईस्ट के बारे में लोग जो है दूसरे समाज के, पश्चिम के हो या चाइना के हो, वो जाने, तो वो भी एक इसका उद्देश्य रहा है। एंड टू मेंटेन क्लोज एंड बेनिफिशियल कोऑपरेशन विद एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, कि आज के समय के जो वैश्विक महत्वपूर्ण जो संगठन है या प्रादेशिक हो, उसके साथ भी एकदम अच्छे संबंध रखे, मधुर संबंध रखे और विकास जो है उसके मार्ग पर चले। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, यूएन जो है वह वैश्विक स्तर का जो है ऑर्गेनाइजेशन है, मगर प्रादेशिक स्तर के संगठनों में नंबर 2 जो कोई संगठन होगा अपनी साइज की दृष्टि से, तो वो रहेगा आसियान। पहला जो है वह ईयू है, ये भी एक प्रादेशिक ही है, यूरोप तक ही सीमित है, यूरोप के देशों तक ही सीमित है। यूरोपियन यूनियन है सबसे पहला प्रादेशिक संगठन, बड़ा वाला, शक्तिशाली, और ऐसे ही दूसरे नंबर पर नंबर 2 यानी कि सेकंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसके सेकंड नंबर पर आसियान रहेगा। इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है। देखिए, हमारे पास अब कुछ तथ्य है, यानी कि फैक्ट फाइल कह लीजिए, आसियान देशों की या आसियान संगठन की। इसमें इसका फ्लैग भी है और इसका एम्बलम भी है, चिन्ह भी है, सिंबल भी है। इसका मोटो हमें याद रखना होगा, वो हमें मालूम होना चाहिए, 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। और इसका जो एंथम है वह द एशियन वे, ऐसा कोई एंथम है जो इन लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। देखिए, ग्लोब पर भी हम लोग यह कंट्रीज देख सकते हैं, एकदम छोटा सा प्रदेश है, और यह प्रदेश में भी इनके जो सभ्य है, सभी राष्ट्र है, वे भी थोड़े छोटे हैं, कई द्वीप है या कई सारे छोटे छोटे कंट्री है। इसका सेक्रेटेरिएट हमें मालूम है जकार्ता स्थित है, जिसके लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स भी हमें दिए गए हैं। वर्किंग लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट 10 लैंग्वेजेस है, और इसके मेंबर जो है वे 10 परमानेंट मेंबर है, यानी कि डायरेक्ट मेंबर है, और 2 जो है वे ऑब्जर्वर है, जो निश्चित समय के अंतराल पर चेंज होते रहते हैं। उसके बाद भी इसके लीडर की बात करें तो इसका सेक्रेटरी जनरल आजकल लिम जोक होई है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत, जिसका जिक्र हमने किया, 8 अगस्त 1967 को यह एक्सेप्ट किया गया था, और इसीलिए 8 अगस्त को आसियान डे के रूप में भी मनाया जाता है। इसका चार्टर लागू हुआ 2008 में, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। यहां से 2008 से इट बिकेम बाइंडिंग डॉक्यूमेंट ऑन मेंबर नेशंस। अगर इसके एरिया की बात करें तो लगभग 4 लाख किलोमीटर का पूरा एरिया है, जो भारत से थोड़ा कम है। इसकी पॉपुलेशन भी थोड़ी कम है, जो कि लगभग 600 मिलियन जितनी है। भारत के तुलना में हाफ है, हाफ ऑफ इंडिया। हमारी लगभग 1300 मिलियन है। इसका जीडीपी अगर 2020 के आंकड़े देखें तो 9 ट्रिलियन है इसका जीडीपी। भारत अकेला 3-4 मिलियन का जीडीपी रखता है। पर कैपिटा $14,025, और इसका HDI जो है वो हाई है, 0.723 है, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट asian.org है। देखिए, अब हमने आसियान क्या है वो भी देखा, आसियान के उद्देश्य देखे, आसियान के बारे में जो कुछ तथ्य थे जो हमें मालूम होना चाहिए उसका भी जिक्र किया। अब हम लोग स्थिति देखेंगे भारत व आसियान के संदर्भ में, उसके परिप्रेक्ष्य में, कि भारत और आसियान के बीच में क्या इसके संबंध नकारात्मक है, क्या इसके सकारात्मक संबंध है, इसकी चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे। तो देखते हैं। देखिए, भारत व आसियान, ये पूरा मेरा रिसर्च रहा है जो मैंने हिंदी में ही आपके सामने प्रस्तुत किया है, ताकि हमें समझने में आसानी हो, और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और जनरल अवेयरनेस की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण चीज है ये। देखते हैं, आसियान भारत की विदेश नीति व एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य आधार स्तंभ है। विदेश नीति के साथ साथ हमारी एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है, इन दोनों का मुख्य आधार स्तंभ है। क्योंकि अगर हम लोग, हमारी सरकार जो है वह पूर्व में देखेगी तो ये सभी राष्ट्र ही, आसियान के सभी राष्ट्र ही हमारे सामने आएंगे। तो आसियान के साथ जो हमारे मधुर संबंध है वे थोड़े जरूरी है, समय की मांग है। भारत ने बार बार आसियान की केंद्रीयता को रेखांकित किया है अपने इंडो पैसिफिक विजन में। वेरी गुड। ये लाइन जो है वो हमें कह रही है कि भारत ने कई बार आसियान की जो महत्वता है उसको विश्व पटल पर रखा है, विश्व के देशों के सामने रखा है। और जब इंडो पैसिफिक विजन की बात आए
तब तो निसंदेह भारत जो है वह एशियन के साथ ही खड़ा है। उसके बाद इसी साल भारत व एशियन के बीच संबद्ध भागीदारी यानी कि डायलॉग पार्टनरशिप के 25 साल पूर्ण हुए। देखिए, इतना पुराना हमारा आसियान संगठन के साथ संबंध है, इन देशों के साथ मधुर संबंध तो रही ही है निसंदेह, जिसमें 15 साल जो है वे हम लोग सम्मेलन स्तरीय यानी कि समिट लेवल जो पार्टनरशिप है उसको एंजॉय किया भारत और आसियान ने, और 5 साल व्यू रचनात्मक भागीदारी यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इट इज अ गुड थिंग। इसके 2 स्टार रहेंगे क्योंकि ये अच्छी बात है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर होना बहुत ही अच्छी बात है, जिसमें जो है फर्दर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात आती है, उसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात आती है, या और कई सारी चीज़ें जो है जो महत्वपूर्ण होती है वे की जाती है। मिलिट्री एक्सरसाइज की भी बात यहाँ ही आती है इन सभी राष्ट्रों के बीच में, तो ये थोड़ी महत्वपूर्ण बात है। समिट तो क्या है कि सब लोग आएंगे, सब लोग जाएंगे, एक फॉर्मेलिटी टाइप एक इंटरेक्शन होगा 2 सभ्य देशों के बीच में, मगर जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो एक थोड़ी अच्छी बात है, सही बात है। उसके बाद आसियान नेतृत्व वाले अन्य फोरम में भी भारत क्रियाशील है। ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्ष सभ्य नहीं है भारत तो आसियान के साथ कोई लेवा देवा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। 3 मुख्य आसियान के संगठन है, उसके जो है सब ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें भारत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जिसमें एक ईस्ट एशिया समिट है जिसका जिक्र हमने किया। उसके बाद एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस है, जिसका मतलब यह एक सुरक्षा डायलॉग है, एक सुरक्षा प्लेटफॉर्म है, और आसियान रीजनल फोरम, इसका भी भारत जो है वह हिस्सा है। उसके बाद भारत आसियान के बीच व्यापारी निवेशी संबंध भी लगातार बढ़ रहे हैं, यह भी एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो दोनों पक्षों के बीच में, चाहे भारत हो या आसियान समूह हो, इन दोनों के बीच में जो व्यापार है, जो निवेश है, वे लगातार निरंतर बढ़ते जा रहा है, जो कि एक सकारात्मक पहलू है, जिसके आंकड़े हमारे पास कुछ मौजूद है। देखते हैं। आसियान भारत का 4था सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार, 4th बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इज आसियान ऑर्गेनाइजेशन। भारत आसियान का व्यापार भारत के कुल व्यापार का 10.6% है। बहुत ही अच्छी बात है। अगर भारत ने 100 रुपये का व्यापार किया तो इसमें से 10 तो सिर्फ आसियान को ही समर्पित है या उसके साथ ही है। भारत के कुल निर्यात का 11.28% निर्यात आसियान राष्ट्रों में किया जाता है। यह भी एक अच्छी बात है। एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है। अगर India exported a good of 100 rupees, then out of that 11.28 rupees goods are exported to the ASEAN members. ये बहुत ही अच्छा रेशियो है, बहुत ही अच्छी बात है। तो इसी से हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारा जो आर्थिक संबंध है वो भी निरंतर रूप से घनिष्ठ होता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है। उसके बाद आर्थिक संबंध देशों के साथ साथ, देखिए यहाँ कुछ भूल लग रही है मुझे। आर्थिक संबंध के साथ साथ इन देशों के साथ हमारे सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग भी है, सुरक्षा सहयोग भी है, और भू रणनीतिक सहयोग भी हम लोग रखते हैं। कई सारे पहलू है। अगर सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग की बात की जाए तो आप कह लीजिए कि इनवाइटिंग स्टूडेंट्स ऑफ आसियान, उसके बाद टूरिज्म, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ parliamentarians, etc. They are included in a social or a cultural ties या cooperation. उसके बाद सुरक्षा सहयोग की बात करें तो सुरक्षा सहयोग के मामले में भी कई सारे पहलू है, जिन पहलुओं का जिक्र हम लोग यहाँ कर सकते हैं, जैसे टैक्स इवेशन को कम करना, टेररिज्म को कम करना, साइबर थ्रेट्स, एक्सेट्रा। ये हमारे और आसियान के बीच में सुरक्षा सहयोग रहेगा। भू रणनीति की बात करें अगर, तो जियो पॉलिटिक्स या आप कह लीजिए जियो स्ट्रेटेजी की बात करें तो सबसे प्रथम काउंटर बीजिंग। सबको मालूम है, पूरे विश्व को, कि चाइना जो है वो दरअसल इसकी जो वृत्ति है वह दरअसल एकदम ही नीच किस्म की है, और इसी की वजह से भारत को भी वो निरंतर कष्ट देता आया है। तो एक हमारा
भू रणनीतिक सहयोग जो है आसियान देशों के साथ वो ये भी रहेगा कि बीजिंग को काउंटर करे, उसको खत्म करने का प्रयास करे। उसके बाद कम्युनिकेशन नहीं मगर हम लोग इसे कनेक्टिविटी कह सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कालादान। कालादान मल्टी मॉडल एक कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप लोग गूगल पे जाए और थोड़ा स्टडी करें कालादान के बारे में। मल्टी मॉडल है, कौन कौन से मोड ट्रांसपोर्टेशन के इसमें यूज होते हैं और इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका डेस्टिनेशन जो है वो क्या है वो आप देखें। तो ये भी एक भू रणनीतिक पहलू अवश्य हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद अगला भू रणनीतिक पहलू हम लोग मैरीटाइम पार्टनरशिप कह लीजिए, क्योंकि ज्यादातर जो देश है आसियान समूह के वे एक तो द्वीप है और अगर द्वीप नहीं है तो एकदम छोटे हैं मगर तटीय है यानी कि कोस्टल है। तो इन लोगों के साथ मैरीटाइम डोमेन में भी हम लोग जो है इसके साथ पार्टनरशिप करके विकास कर सकते हैं। इसमें भी बहुत ही पोटेंशियल रहा है। उसके बाद पूरे इंडो पैसिफिक रीजियन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडो पैसिफिक यानी कि भारतीय प्रशांत क्षेत्र की वृद्धि और विकास हो, यह भी एक हमारा भू रणनीतिक पहलू है जो भारत और आसियान के बीच में मधुर संबंध से हासिल हो सकता है। तो इस तरह हम लोग हमारे जो संबंध है वे एक्सप्लोर कर सकते हैं आसियान संगठन के संदर्भ में या उसके परिप्रेक्ष्य में। आगे अगर हम देखें तो आसियान में भारत की भूमिका के बारे में बात करेंगे थोड़ी, जो थोड़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे प्रथम नई दिल्ली की एक्ट ईस्ट पॉलिसी। हमें सबको मालूम है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के पहले लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी और लुक ईस्ट पॉलिसी का ही एक डेवलप्ड वेरिएंट है जो थोड़ा अच्छा है, जिसे हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी से पहचानते हैं। तो नई दिल्ली की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत व आसियान राष्ट्रों के बीच घनिष्ठता बढ़ रही है, यह एक अच्छी बात है। दक्षिण पूर्वीय राष्ट्र भारत की तरफ देख रहे हैं प्रदेश में आर्थिक सहयोग के लिए व इंडो पैसिफिक की मजबूती के लिए। देखिए ये देश इतना छोटे हैं कि अगर इन सबको हम लोग मिला ले फिर भी ये लोग जो है भारत या चाइना को बीट नहीं कर सकते, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ पॉपुलेशन, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमी, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मार्केट या फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जो है डेवलपमेंट। क्लियर? तो इन लोगों को एक सरदार चाहिए जो चाइना के सामने डट के खड़ा रहे और वो सरदारी का जो गुण है वो इन लोगों को भारत में दिख रहा है। उसके बाद बीजिंग के बढ़ते प्रभाव को खत्म करने के लिए भी भारत की भूमिका अहम रहेगी, क्योंकि अगर उन लोगों को चाइना को काउंटर करना है, चाइना को परास्त करना है, तो इन देशों को या एशियन जैसे संगठन को भारत जैसे एक मजबूत और बड़े राष्ट्र के सहयोग की जरूर अवश्य पड़ेगी। और इसीलिए ये लोग या ये संगठन जो है वो भारत के सामने एक आशा की नजर से देख रहे हैं। अगर निष्कर्ष की बात करें तो चीन के क्षेत्रीय प्रभाव को नियंत्रित करने वो आर्थिक विकास के लिए भारत आसियान के संबंध मधुर होने होंगे, तभी ये बात जो है ये बात हम लोग हासिल कर सकते हैं। इसके जो उद्देश्य है वे हासिल हम लोग कर सकते हैं। देखिए तो ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिसका जिक्र हमने किया, जिसमें आसियान और भारत का जो संदर्भ है वो भी देखा और आसियान में इंडिया की भूमिका क्या रहेगी, भारत की भूमिका क्या रहेगी वो भी देखा। अब हमारे पास कुछ इन्फोग्राफ्स है जो हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि थोड़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए आसियान का पॉपुलेशन वाला पहला इन्फोग्राफ है जिसमें सभी राष्ट्र की पॉपुलेशन दी गई है और इन सब का टोटल भी दिया गया है जो 608 मिलियन है। हालांकि यहाँ आंकड़े थोड़े पुराने हैं, यहाँ 608 के 620 हो सकते हैं, उतने पुराने हैं। क्लियर? तो अगर इसकी तुलना करें तो इट इज हाफ ऑफ इंडिया जिसका जिक्र हमने किया। सब देश को मिला के 10 सभ्य है, उन सबको मिला के तो आप लोग समझ सकते होंगे कि यह जो सभ्य देश है इसके ये कितने छोटे हैं, कितने कम आबादी वाले हैं या वस्ती वाले हैं। और ये डेटा जो हमारे पास है यह 2012 का है। इसके बाद एशियन इकोनॉमी की बात करें 2016 के डेटा वाली, देखिए यहाँ हमें कंपैरिजन दी गई है विश्व की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज यानी कि विश्व के बड़े बड़े अर्थतंत्र और आसियान का एक कंबाइंड अर्थतंत्र, इन दोनों के बीच में तफावत जो है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो दिया गया है।
देखिए सबसे बड़ी यूएसए की इकोनॉमी हम सबे मालूम है, और ये आंकड़े थोड़े पुराने हैं, यानी कि 4 वर्ष पुराने हैं। आज के समय 25 मिलियन हो गई है, 25 ट्रिलियन हो गई है, आई एम सॉरी, जो यहाँ 18 दिखाई गई है अमेरिका की। और इंडिया में भी जो 2.264 है, ये लगभग 2.5 प्लस हो गई है, ये आप कह लीजिए 3 हो गई है। ठीक है, तो आसियान में भी उसी प्रोपोर्शन में थोड़ा इजाफा हुआ होगा। यहाँ हमारे पास ब्लू में यूएसए की सबसे बड़ी है, उसके बाद नेवी ब्लू कलर में यूरोपियन यूनियन की है, जो कि 16-17 ट्रिलियन की साइज रखती है। उसके बाद रेड वन इज ऑफ चाइना, जो कि 11 ट्रिलियन की है। उसके बाद जापान है 4+ यानी कि 5 ट्रिलियन, और उसके बाद आसियान है। देखिए आसियान की थोड़ी सी छोटी है, सबके मिला के भी जो इकोनॉमी है वो भारत से छोटी है, भारत अकेले से छोटी है, कुछ ही छोटी है, मगर जो है कम है, क्लियर। और वरना जापान, चाइना, ईयू और यूएसए से तो कई ज़्यादा कम है। तो दिस वाज द कंपैरिजन। अब और एक कंपैरिजन है जो कि मार्केट की बात करता है, और मार्केट हमें सबको मालूम है कि मार्केट आबादी से बनता है। किसी भी राष्ट्र हो, अगर हम बोले कि भारत जो है या चाइना जो है वो विश्व का सबसे बड़ा बाजार है, तो वो बाजार ऐसे ही नहीं बनता, बाजार वस्ती के आधार पर तय किया जाता है, क्योंकि जहाँ वस्ती ज़्यादा होगी वहाँ चीज़ वस्तुओं जो है उनकी ज़रूरत ज़्यादा होगी, तो बाजार जो है वो अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ बाजार लिखा है, मगर यह पॉपुलेशन का ही कंपैरिजन है, और इसी से हम लोग जो है आइडिया निकालेंगे कि कौन सा देश का बाजार जो है वो कितना बड़ा है। देखते हैं, इसमें भी कंपैरिजन दी गई है। जो इकोनॉमी में यूएस बड़ा था वो यहाँ छोटा हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन की बात है, और हमें सबको मालूम है कि भारत और चाइना जैसे देश जो है वे जो है सबसे बड़े आबादी वाले देश है पूरे विश्व में, और हम दोनों के बीच में भी एक क्लोज कंपटीशन चल रही है, जिसमें इन अ वेरी नियर फ्यूचर वी आर लीडिंग फॉर श्योर। देखिए ब्लू तो आपको दिख रहा है आसियान, रेड जो है वह चाइना है, सबसे बड़ा है। 1378 मिलियन प्लस का पॉपुलेशन है। थोड़ा सा हम लोग इसमें इजाफा कर दे तो इट विल बिकम 14 मिलियन पॉपुलेशन। उसके बाद इंडिया है, जिसका पॉपुलेशन भी 13 मिलियन से प्लस है, 1324 मिलियन यहाँ हमें दिखा रहा है। उसके बाद ईयू है, सब यूरोपियन नेशंस के जो सभ्य देश है उन सबका मिला के पॉपुलेशन 511 मिलियन है। यूएसए है 323 मिलियन, जापान है 126 मिलियन। वहीं आसियान जो है उसका बाजार बहुत ही बड़ा है, 600 मिलियन। देखिए बड़ा जापान, यूएसए, यूरोपियन यूनियन की कंपैरिजन में है, इंडिया और चाइना की कंपैरिजन में सबसे छोटा है या काफी छोटा है। तो ये हमारा लास्ट इन्फोग्राफ था, जिसमें हमने पॉपुलेशन की जो है तुलना की, यानी कि बाजार के नाम पर पॉपुलेशन की तुलना की अन्य हमारे विश्व के अलग अलग शक्तिशाली देशों के बीच में। तो आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में हमने एशियन के बारे में जो तथ्य हमारे लिए जानने ज़रूरी है उसका जिक्र किया, और उसके साथ हमने उसकी टाइमलाइन भी देखी एशियन की, और टाइमलाइन के साथ साथ भारत की भूमिका और भारत व आसियान का जो चित्र है वो भी देखने का प्रयास किया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए अभ्यास के साथ, नए विषय के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।